तो आज की क्लास जो है बेसिकली डायग्राम बेस्ड क्लास है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, एग्जाम हॉल में डायग्राम बनाना है। और हम में से हर कोई डायग्राम में एक्सपर्ट होता नहीं। कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि त्यागी जी डायग्राम एक्सपर्ट हैं, योगेंद्र त्यागी जी। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो मोटा मोटी डायग्राम बनाते हैं। आंसर जो मार्क्स है वो दोनों को इक्वल नहीं मिलता। अच्छे डायग्राम वाले बाजी मार जाते हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है। तो उनको तो कोई मदद की आवश्यकता है नहीं, वो डायग्राम बना ही लेंगे बढ़िया। हम आज उनको मदद करने आए हैं जिनको लगता है कि डायग्राम बड़ा एक सिरदर्द है। तो बिल्कुल सिरदर्द नहीं है डायग्राम। डायग्राम जैसे आज हम 4 5 6 डायग्राम आपको बना के दिखलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पहला अपरदनात्मक स्थलाकृति था, इरोजनल लैंडफॉर्म था, जिसका नाम था यू आकार की घाटी, स्थलाकृति लिखना था। तो जो ग्लेशियर टोपोग्राफी या ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजी में दो तरह की स्थलाकृति थी अन्यों की तरह, एक अपरदनात्मक स्थलाकृति। इस अपरदनात्मक स्थलाकृति में पहली जो स्थलाकृति थी वो थी पहली स्थलाकृति जो थी वो थी यू आकार की घाटी। ठीक है। अब यू आकार की घाटी में आपको यदि बनाना है, आपको यू आकार की घाटी, सपोज मान लीजिए यू शेप्ड वैली लिख दिया आपने, तो इसका हम वर्णन कैसे करें सर, क्या लिखें हम लोग इसमें, और डायग्राम कैसे बनाएं। यदि सर मान लीजिए कि जो पेज है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, यह ऐसा पेज है, ये पेज है, और इस पेज में ये यू आकार की घाटी आई है अंदर। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये, अरे भाई काहे ऐसा करते हो, हाँ ये यू आकार की घाटी है और हमको इसमें डैश देके लिखना है पहले। तो ऐसा क्या लिखें कि ये हमको ज्यादा मार्क्स आए। तो आप सबसे पहले यू आकार की घाटी का एक टेक्निकल पक्ष लिख दीजिए कि निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। हर एक डायग्राम में आपको इस हेडिंग नहीं देना है, ये नहीं कि हेडिंग दे रहे हैं, पहला वाक्य में आप ये बनती कैसे है उसको लिख डालिए, निर्माण की प्रक्रिया लिख डालिए। और हो सके तो मिलता जुलता यदि कहीं पर उदाहरण है तो उदाहरण दे सकते हैं, यदि नहीं है तो संभावित उदाहरण हिमनद है तो हिमालय में मिलेगा, हिमालय में सियाचिन ग्लेशियर्स है, हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर्स है, हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर है, हिमालय में बॉल्टेरो ग्लेशियर है। तो किसी भी एक ग्लेशियर का नाम लेंगे और वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो यहां मिलती है। और ये यदि आपने बताया निर्माण की प्रक्रिया और उदाहरण दे दिया, और इसका आकृति जो दीजिए बॉक्स में दीजिए आकृति, और आकृति छोटी मत बनाइए, डायग्राम जो बनाइए ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, एक स्मार्ट साइज लीजिए जो पेज पे सूट करता हो आपके पेज पे, और बॉक्स में बनाइए आकृति, हमेशा बॉक्स में बनाइए। और उस आकृति का यदि हेडिंग हो सके तो जरूर दे दीजिए। ठीक है, चित्र में आपने क्या बनाया है, जैसे मैंने यू आकार की घाटी बनाई है तो हम ये लिख भी दें थोड़ा सा, यू आकार की घाटी जो शिष्टाचार है, ये एक ट्रेंड, एक तरीका है यू आकार की घाटी। अब इसी में इसके अंदर बॉक्स के अंदर मुझे यू आकार की घाटी यदि बनानी है तो या तो हम स्वतंत्र बना लें इस तरह से, ठीक है, या इस लाइन को भी हम बेस लाइन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्वतंत्र कैसे बनाते हैं, 3D डायग्राम बनाना है कुल मिला के आपको। 3D डायग्राम यदि बनाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि उसी तरीके से हम डिजाइन बनाए, तो हम उसी तरीके से डिजाइन बना देते हैं। ये यहां तक गया और थोड़ा सा इधर हल्का तिरछा गया, और ये इस तरफ बढ़ गया और ये इधर बढ़ गया। 3D डायग्राम दिखलाना है भाई। और इसके बीच में इसको यहां से मिला दीजिए इससे, ये इधर का फेस बन गया इसका।
और ज्यादा लाइन मत दीजिए, ज्यादा शैडो भी मत दीजिए, ज्यादा सजाइए नहीं, सीधा आप इसके बीच में ऐसे उतारिए और यू आकार की घाटी को ऐसे इससे मिला दीजिए जाके। और इसके बीच में ऐसा लगना चाहिए कि जो आपने ये घाटी बनाया, ये यू आकार की घाटी बनाया आपने, बिल्कुल यू शेप्ड में दिखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसको इसी के पैरेलल ले जाइए, ऐसे पैरेलल, जैसे ये गया था वैसे ये पैरेलल दिखाइए। और थोड़ा सा इधर पे शैडो दिखा दीजिए, थोड़ा इधर शैडो दिखा दीजिए, थोड़ा इधर शैडो दिखा दीजिए कि आ रहा है। और बीच में आप चाहें तो ऐसे ऐसे करके वो ग्लेशियर दिखा दीजिए। ये जो गया है ना, ये बीच में ये ग्लेशियर है। मैं उतना अच्छा कलाकार नहीं हूं, बस मेरी कोशिश है कि आपको दिखाऊं, बताऊं कि ये जो गया बीच में टेढ़ा मेढ़ा सा, ये लंबवत ग्लेशियर्स है। तो यहां तो कलरफुल है इसलिए इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना घसना भी नहीं है बीच में। बस आप एक लाइन जैसा ऐसे ऐसे तिरछा मोटा सा खींच दीजिए। अब जो मेन खेल है अब शुरू होगा। क्या? इसको ऐसे तीर देके यहीं पे लिख दीजिए घाटी, ठीक है। और इसके इसके बीच में जो ये शब्द है, इसको इसके पास लिख सकते हैं हिमनद, मुख्य हिमनद या हिमनद का कोर्स, ठीक है। और ये तट लिख सकते हैं, तट, किनारा। तो जो लेबलिंग आप जितना बेहतर करेंगे उतना ज्यादा ये बेहतर माना जाएगा आपका, कि आपका डायग्राम बेहतर है। और लाइन डायग्राम इसको बोलते हैं, इस तरह के डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? लाइन डायग्राम। उतना डिफिकल्ट नहीं है बनाना। जब मेरे जैसा बेवकूफ आदमी बना ले रहा है तो आप लोग तो कलाकार आदमी है, नया जनरेशन। हम तो पुराना नोकिया 1108, ठीक है। आप लोग एप्पल आईफोन 13 14 लोग हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप आराम से बना लेंगे, कॉन्फिडेंस एकदम सातवें आसमान पर रखिए। और आप एक लेवलिंग पे फोकस करते हुए यदि ठीक ढंग से आपने इसको दिखाने की कोशिश कर ली और चीजें लिख दी, और निर्माण की प्रक्रिया में क्या लिखेंगे वो भी बता देंगे। क्या निर्माण की प्रक्रिया में लिखेंगे कि हिमनद हिमनद अपनी युवा अवस्था में, या हिमनद जब निर्मित होकर, ठीक है, नीचे की ओर सरकता है, तो नीचे सरकने के दौरान हिमनद अपघर्षण और उत्पाटन, इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी तली को और दाएं बाएं काटते हुए एक घाटी का निर्माण करता है, जो यू आकार की घाटी कहलाती है। अब इंग्लिश में इसी एब्रेजन और प्लकिंग शब्द का यूज करते हुए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस तरह से यू आकार की घाटी बनाता है। जो सविंद्र सिंह है उनमें इन बातों की चर्चा कर रखी है सविंद्र सिंह ने। उन्होंने लिखा है कि पर्वतीय भागों में घाटी जो हिमनद द्वारा निर्मित होती है वह खरे ढाल वाली होती है, यानी तली उसकी सपाट और चौरस होती है, और किनारा बिल्कुल खरे ढाल वाली होती है। तो किनारा खरे ढाल वाली होने के कारण और तली चौरस होने के कारण ये बिल्कुल यू के, अंग्रेजी के यू आकार की दिखती है, ठीक है। और ये घाटियां अक्सर लटकती घाटी के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि जहां ये खत्म हो रही होती हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वहां से हिमनद लटक रहा है। हिमनद जो है वहां कुछ दूर तक लटका हुआ दिखता है, लटका हुआ, और वो घाटी भी लटकती हुई दिखती है। तो अक्सर ये जो लटकती घाटियां हैं ये यू आकार की घाटियां ही होती हैं, जहां से हिमनद उतर रहा होता है। पहाड़ी ढलानों से उतरता हुआ हिमनद अपघर्षण और उत्पाटन यानी एब्रेजन और प्लकिंग प्रोसेस के थ्रू अपने बॉटम को और अपने कोस्ट को इरोड करते हुए नीचे की ओर जब आता है तो वह एक लटकती हुई घाटी, एक हैंगिंग वैली क्रिएट करता है, और दैट इज कॉल्ड यू शेप्ड वैली। फिर दूसरे पैराग्राफ में हिमालय के हिमनदीय क्षेत्रों में जो क्रायोस्फीयर हिममंडल, जिसको तीसरा पोल कहते हैं, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, और हिमालयाज में जहां पर कहीं ग्लेशियर्स हैं, जैसे सियाचिन हो गया, बाल्टेरो हो गया, या गंगोत्री हो गया, उन ग्लेशियर रीजन्स में स्पष्ट रूप से ऐसी कई लटकती घाटियां देखी जा सकती हैं। हो गया एग्जाम्पल। और उसके बाद फिर सीधे डायग्राम बना दो। डायग्राम के बाद आप दूसरे पॉइंट पे चले जाओ। ऐसे ही आपको
हर एक पॉइंट से गुजरना है। जो लटकती घाटियां होती हैं, जब हिमनद होता है तो अलग दिखती हैं, हिमनद जब बह के गुजर जाता है तो वो अलग दिखती हैं। ठीक है। आज जैसे मैंने प्लान किया था कि आपको वो एक डॉक्यूमेंट्री था मेरे पास, वो दिखाऊं, लेकिन लगातार क्लास और बाहर आने जाने के चक्कर में मैं वो भूल गया कि आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाना था, तो उसकी तैयारी नहीं है अभी मेरी। किसी दिन तैयारी रही तो दिखला दूंगा आपको। जैसे ही आपने ये घाटी बना दिया, हैंगिंग वैली और जो आपका यू शेप्ड वैली है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो उसके बाद आप फिर दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, जो सेकंड डायग्राम है आपका। सेकंड डायग्राम है जिसको आप सर्क कहते हैं, सर्क या हिम गह्वर। हम चाहते हैं कि जिनका डायग्राम कमजोर है वो हमारे साथ बनाए। ये मुझे नदी वाले में भी करना चाहिए था। ये आइडिया अचानक मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे बच्चे, एक बच्ची ने फोन किया और उस बच्ची ने कहा कि सर हमसे डायग्राम नहीं बनता है सर। तो मैंने कहा कि डायग्राम तो बहुत आसान है, हम बना के दिखलाते हैं आपको क्लास में। तो इसलिए मैं दिखला रहा हूं आपको, ताकि आपको वो चीजें कम से कम परेशान ना करें। इसमें भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से आपको यहां भी गुजरना है। ठीक है। आप अपने बॉक्स में मान लीजिए कि बना रहे हैं प्रोसेस, आपका ऊपर पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, सर्क लिख रहे हैं आप, या फिर हिम गहुवर लिख रहे हैं आप, या फिर इसी को आप आराम कुर्सी भी पुकारेंगे बाद में। बर्फ के पिघल जाने के बाद ये किस में बदलेगा? आराम कुर्सी में, आराम कुर्सी। और फिर इसके अलावा वर्गसुंड भी इसी में आएगा। तो आप एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे ना इसमें, जिसमें दोनों क्लियर हो जाए। तो निर्माण की प्रक्रिया, तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है और इसकी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल विशिष्ट है। इसका जो निर्माण होता है वह निम्न प्रकार से होता है। तो क्या है इसके निर्माण की प्रक्रिया? पर्वतीय क्षेत्रों में जब हिमनद जो है निर्मित होता है, हिमनदीय स्थलाकृति निर्मित होती है। एक बच्चे का मैसेज है। चलिए, अब दीपा सोनी जी का प्रश्न है, ऐसे विचार पवित्र विचार होते हैं कि लेकिन समझ लेने से थोड़ी सी मानसिक संतुष्टि और हृदय प्रसन्न रहता है। देखिए, हिमनद भी आकार की घाटी नहीं बनाता। क्यों? यदि आप भूगोल के छात्र हैं तो और अच्छी बात है कि आपके मन में यह प्रश्न आया। हिमनद के साथ समस्या यह है कि हिमनद सामूहिक रूप से अपघर्षण करता है। हिमनद कैसा अपघर्षण करता है? सामूहिक रूप से अपघर्षण करता है। तो सामूहिक रूप से अपघर्षण करने के बाद हिमनद अपनी पेंदी को सिर्फ घस पाता है, रगड़ मार पाता है, काट नहीं पाता है। नदियां जो हैं वो भी आकार की घाटी बनाती हैं, क्योंकि नदियां अपनी बॉटम को, अपनी तली को काट पाती हैं। ऐसा क्यों होता है? नदियां अपनी तली को इसलिए काट पाती हैं कि नदियों की गति ज्यादा तेज होती है। नदियों में जो अपर्दन का दूत है उसकी गति तीव्र होती है। आपको पता है ना नदी की गति। और हिमनद की गति जो होती है मंद होती है। स्लो मोशन में एवरेजन के क्रम में अपघर्षण के थ्रू ये सिर्फ अपनी घाटी को चौड़ा कर पाती है, अपनी घाटी को एक तरीके से घस कर, रगड़ कर चिकना कर पाती हैं। तो ये यू शेप्ड वैली ही बना पाती है। दूसरी तरफ जल राशि जो है उसकी गति बहुत तेज होती है और उसका चैनल बड़ा लंबा होता है, और उसका चैनल जो है सी लेवल के थ्रू, या जहां वो अपना माउथ बना रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपने चैनल को मेंटेन करने की कोशिश करती है, जिसको कहते हैं चैनल ग्रेडेशन।
जिसको कहते हैं चैनल ग्रेडेशन। तो नदियां अपने चैनल को इसलिए गड्ढा करती हैं, नदियां अपने बॉटम को इसलिए काटती हैं क्योंकि उसका मकसद होता है आधार तल को पाना। नदियां किसको पाना चाहती है? मोहब्बत में किसके डूबी है? आधार तल, बेस लेवल। तो नदियां जो हैं वो अपने आधार तल को पाने की बेसब्री में अपने तल को काटती है, और तब तक काटने की कोशिश करती है जितनी काटने की उसकी क्षमता है। हर एक नदी की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए हर एक नदी की गहराई अलग अलग होती है। डिपेंड करता है उसमें कितना वॉल्यूम है वाटर का, और उसकी स्पीड कैसी है, और उसकी स्पीड स्लोप पे डिपेंड करती है। तो नदियां अपने तली को काटती हैं क्योंकि नदियों को अपना बेस लेवल चाहिए होता है। हिमनद जो है, ना तो इसमें उतनी गति होती है, ना राधा को नौमन घी होगा, ना राधा नाच पसारेगी वाला बात है। ना तो हिमनद में इतनी तेज गति होती है, और ना ही हिमनद अपने कोई बेस लेवल को पाना चाहता है। क्योंकि हिमनद का जो मुहाना है, माउथ है, जहां हिमनद खत्म हो जाएगा, वो स्नो लाइन है जहां से तापमान बढ़ने लगेगा और वो पिघल के मेल्ट होने लगेगा। हिमनद का फिसलना इसी पर डिपेंड करता है कि वो कितना तेजी से मेल्ट हो रहा है निचला किनारा। जैसे जैसे मेल्ट होते जाता है वैसे वैसे आगे सरकते जाता है, और सड़कने के कारण जो अपघर्षण होता है, उस अपघर्षण के कारण वो सिर्फ तली को क्या कर पाता है? रगड़ पाता है। इससे तली उसकी क्या होती है? चौड़ी। और जो रगड़ होती है, हिमनद का निचला पेंदी, निचला बॉटम जहां से वो रगड़ता है, वो सब एक साथ जुटा होता है, एक साथ यूनाइटेड होता है, और वो उसी आधार पर वो रगड़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हिमनद की गति आपको बताया था उस इंसान ने, वो प्रोफेसर ने, कि बीच की गति ज्यादा होती है और किनारे की गति कम होती है। तो बीच को तोड़ते मड़ोड़ते आगे निकल जाता है, तो ऐसा गति होता है। इसी तरह का यू आकार की गति करता है हिमनद, इसलिए यू आकार की घाटी बनाता है हिमनद। हमको लगता है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और यदि नहीं आई हैं तो आप अभी भी स्वतंत्र हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप दूसरे प्रश्न के साथ हमसे जुड़िए कि हाँ सर, क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है प्रकृति में, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। जो काम नदियां कर सकती हैं वो हिमनद नहीं कर सकती, और जो हिमनद कर सकती है वो नदियां नहीं कर सकती। बेटा और बेटी वाला प्रश्न है। ऐसे बेटी सब कुछ कर सकती है, मानते हैं। चलिए बताइए जल्दी, और क्या मन में प्रश्न आया? जल्दी पूछिए, फटाफट पूछते जाइए, क्योंकि बैच के ऊपर बैच लगा हुआ है अब थोड़ा सा, इसलिए हमने सबको एक क्रम तय कर लिया है। पक्का 7 बजे से आज दूसरी क्लास है हमारी हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑप्शनल की। बताता हूं नूना टक क्या होता है, बताता हूं। कोई कोई किताबों में अलग से कुछ कुछ नाम बदल के देते हैं आपको, तो मैं आपको बता दूंगा कि नूना टक क्या होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मन में है? नूना टक क्या होता है बताता हूं, अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा नूना टक। हिमनद के क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में ऊंचे उठे हुए टीले जो चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं और बीच में उठा हुआ टीला होता है, ऐसे टीले को नूना टक कहते हैं। नूना टक जो है विशाल हिमराशि में एक द्वीप जैसा दिखता है। ऐसा लगता है बर्फ के समंदर में एक छोटा सा द्वीप है, इसी को नूना टक या हिमांतर द्वीप कहते हैं, ये सविंदर सिंह ने बताया है। तो हमने आपको उसी को पढ़ के बताया। नूनाटक कभी कभी क्या होता है, घिस जाता है बर्फ से और विलीन हो जाता है। जब तक बर्फ उसको नहीं काट पाती है तभी तक नूनाटक टिका रहता है। तो एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है नूनाटक। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, आप चिंता मत करें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्क, CIRQUE, सर्क। हिमनद के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है वह स्थलाकृति है सर्क। और जो सर्क स्थलाकृति है, उस स्थलाकृति के संदर्भ में आपको निर्माण प्रक्रिया क्या बतलानी है, आप बताएंगे। सर्क के बारे में बताएंगे कि हिमनद द्वारा सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति सर्क है,
और यह वैसे स्थान पे बनता है जो घाटी वैली हिमनद है, पर्वतीय हिमनद है। पर्वत के ढलानों पर जब लगातार हिमपात होता है तो हिम की एक मोटा सा परत बन जाता है, और जो पर्वतीय ढलानों पर धीरे 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 उसका निचला हिस्सा ज्यादा वजनदार हो जाता है, ऊपरी हिस्सा से पर्वत से ऐसे चिपका रहता है। तो क्या होता है, हम पर्वत का पहले ढलान बना लेते हैं, ठीक है। पहले तो एक बॉक्स बना लेते हैं। पर्वत का एक ढलान बनाना है भाई। पहले मैंने एक बॉक्स बना लिया। डायग्राम हमेशा बॉक्स में बनाने का, इससे थोड़ा इसको हम सभ्यता मानते हैं, बिल्कुल सभ्य। चित्र का नाम हमारा जो है सर्क है। और इसी चित्र में हम वर्ग शुंड भी दिखाना चाहते हैं, और इसी चित्र में हम आराम कुर्सी भी दिखाना चाहते हैं। तो वर्ग शुंड सर्क दोनों है। सबसे पहले मैं पर्वत का वो ढलान बना लूं। तो पर्वत का ढलान बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, ये रहा पर्वत का ढलान बना रहा हूं। तो ये मान लेते हैं पर्वत है, इससे सटा हुआ, और ये पर्वत का ढलान है। और खड़ा ढलान बनाना सही नहीं रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि खड़ा ढलान पे तो बर्फ टिकेगा नहीं। तो ढलान ऐसा हो जिसपे पर्वत टिक, मतलब जो हिमनद है वो हिमनद टिक पाए। तो चलो ये रहा हिमनद टिकने के लिए, और आगे चल के हिमनद इस पे वजन दे देगा, तो वे वजन भी दे दिया, और फिर हिमनद इस पर से बह जाएगा। ये जो मैंने बनाया ये मूल चट्टान है पर्वत का। तो हमने ये पर्वत बनाया है, राइट, ये पर्वत बनाया है। अब पर्वत पर ज्यादा डिजाइन ना देके पर्वत को हम ठोस चट्टान के रूप में इस तरह से दिखा दिए। अब हम पर्वत पर बर्फ को ला रहे हैं। तो बर्फ मान लेते हैं कि यहाँ पर वर्षा हो गया, बर्फ हिमपात हो गया, तो यहाँ पे बर्फ जमना शुरू हुआ सपोज, और यहां तक बर्फ जमा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, यहां से दरार पड़ के बर्फ में ऐसे दरार पड़ गया, और दरार पड़ के ये बर्फ जो है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ ये बर्फ ऐसे इसमें भर गया पूरा। और नीचे दबाव डालते डालते एकदम आराम कुर्सी की तरह नीचे दबाव डाला बर्फ के वजन से। नीचे चट्टान में अपर्दन भी हुआ, धस भी गया ये चट्टान, ठीक है। और कुल मिला के ये फिर आगे की ओर बहता हुआ, ये फिसलता हुआ ये बर्फ हिमनद आगे निकल गया। ये पहाड़ी ढलान पर ये बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, ये हिमनद है, ठीक है, ये हिमनद है। और इस हिमनद में ये जो बीच का, ये इस तरह का यदि निर्माण होता है, मैंने एक सेक्शन लिया, पहाड़ी सेक्शन, पहाड़ से उठाया एक सेक्शन किसका, हिमनद का। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो दरार पड़ा जिसके कारण ये आगे की ओर फिसल रहा है, इसके आगे की ओर फिसलने के कारण ऊपर वाला छोटा सेक्शन से ये यहां से टूट गया, ठीक है, ये यहां से टूट गया है, ये टूट गया, यहां से इसका कनेक्शन टूट गया। तो जहां से ये टूटा ना साहब, वही इसका वो जगह ही वर्ग शुंड है, वर्ग शुंड है, ठीक है। हालांकि वर्ग शुंड शब्द जो आया है, ऐसा ऐसा लगता है इससे जहां से हाथी का ऐसे सुर शुरू हुआ है, ये हाथी का ललाट है और यहाँ हाथी का सुर शुरू हुआ है, तो इसलिए शुंड शब्द, सुंड जैसी आकृति यहां से तैयार हो रही है, इसलिए शुंड शब्द प्रयोग में आया है। दरअसल वर्ग शुंड एक ऐसा दरार होता है जो पहले ये एक साथ यूनाइटेड था, वह लोड पड़ने के कारण जब आगे की ओर ये गति करने लगा, तो इस गति से यहां दरार पड़ के अलग हो गया। जहां से गति से वो अलग होता है, वो अलग होने वाला जो दरार होता है वो दरार ही वर्ग शुंड है। और उसके बाद वाला जो पूरा का पूरा प्रवाहित होने वाला पूरा का पूरा सिस्टम है वो सर्क है। पूरे इस कंप्लीट फिगर को सर्क कहते हैं। ये पूरा कंप्लीट फिगर क्या कहलाता है, सर्क। सर्क का एक टेक्निकल पार्ट है वर्गशुंड, और इसी वर्गशुंड में ये पूरा का पूरा हिस्सा हो गया सर्क। और सर्क का तीन पार्ट है, एक मूविंग आइस पार्ट है जिसको आप हिमनद के प्रवाह की दिशा कहते हो, ये वाला बीच वाला जो पार्ट है ये मूविंग आइस पार्ट है, यही मूविंग आइस पार्ट आइस है, ये गति करेगा आगे की ओर।
ठीक है, ये गति करेगा, प्रवाहित होगा, धीरे धीरे फिसलेगा ये आगे की ओर, और ये स्थिर रहेगा। ठीक है, ये स्टेबल पार्ट है। तो ये अस्थिर वाला भाग है, ये स्थिर रहता है। फिर नए वर्ग शुंड नए सर्क का, नए मूविंग पार्ट का निर्माण करेगा जब एक्स्ट्रा वर्षा होगी। और ये मूविंग आइस है, आगे की ओर गति करेगा। और पूरी फिगर को क्या कहेंगे? इस पूरे फिगर को कहेंगे हम क्या? सर्क कहेंगे। कालांतर में यही वाला हिस्सा, जो ये मूविंग पार्ट वाला हिस्सा है, ये या तो पिघल जाए या फिर ये आगे की ओर फिसल जाए, तो ये जो रेस्ट पार्ट बच जाता है। ठीक है, सर्क के बारे में खुद सविंद्र सिंह लिखते हैं कि सर्क के दीवार की सर्क का जो होता है 3 हिस्सा, 2 हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है इसका सर्क शीर्ष दीवार होती है जिससे लग के ये बनता है, और दूसरा हिस्सा जो होता है इसका मेनली वो लटकता हुआ भाग, मतलब सर्क के भी पार्ट हैं। एक ऊपर वाला पार्ट हो गया सिंपल सर्क, और कई सारा होता है जब कई सारे सर्क एक जगह बनते हो, इस तरह का कई सारा मलबा एक ही साथ कनेक्टेड हो, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड सर्क। और कहीं कहीं एक छोटा सा सर्क लटकता हुआ, जो जैसे मान लो निकल गया, लटका हुआ है, पूरा कंप्लीट विकसित नहीं हुआ। तो सर्क एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा दिखने वाली स्थलाकृति है, और अपर्दन में सबसे ज्यादा सर्क ही एक्टिव होता है। और सर्क का निर्माण सर्वाधिक, मतलब निर्माण की प्रक्रिया जो है जटिल प्रक्रिया है, विवादास्पद प्रक्रिया है। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में ढाल पर फ्रॉस्ट वेडनिंग होता है, मतलब तुषार चीरन होता है। मान लीजिए प्रारंभ में ये पहाड़ी ढाल है, ठीक है, ये पहाड़ी ढाल है, तो ऐसा ज्योग्राफर मानते हैं कि बर्फ गिर रहा है इस पर, ऊपर से क्या हो रहा है, हिमपात हो रहा है। तो बर्फ गिरते गिरते पहले इस पर एक पतला सा लेयर जमा दोनों तरफ, फिर बर्फ गिरा, फिर एक लेयर जमा, फिर एक बर्फ गिरा, लेयर जमा। तो फिर कंडीशंस क्या हो जाता है, ज्योग्राफर मानते हैं कि जब लगातार बर्फबारी यहां होती रहती है, तो फिर इनके ऊपर एक कैप बन जाता है बर्फ का, और वो कैप जो है नीचे की तरफ मोटा होते जाता है फिसल फिसल के। और इस जब ये मोटा हो जाता है बर्फ, तो ये नीचे दबाव डालता है, दबाव डालता है, और यहाँ नो इरोजन कर लेता है, यहाँ के चट्टानों को आगे ले जाके फिसल जाता है, फिसलता जाता है, और दूसरा बर्फ इसको लाके भरता जाता है। तो यहाँ एक तरह से कालांतर में जो कल तक एकदम बिल्कुल तना हुआ ऐसी पहाड़ी थी, पहले ये पहाड़ी बिल्कुल ऐसी थी, अब जब ये बर्फ हटता है कभी, तो अब इसका डिजाइन इस तरह का हो जाता है, यानी ऐसा और ऐसा हो जाता है। ठीक है, और यदि इस तरफ भी कल को सर्क बन गया, तो इधर वाला पोर्शन भी ऐसा हो जाता है, बीच वाला पोर्शन ऐसे निकला रहता है, और इधर दोनों तरफ से कट के एक गड्ढा सा हो जाता है। ऐसे भाग को आराम कुर्सी कहते हैं। ठीक है, आराम कुर्सी कहते हैं ऐसे भाग को जो ये क्रिएट होता है। और कभी कभी इसमें झील भी बन जाता है, तो ऐसे झील को टॉर्न झील कहते हैं। तो टॉर्न झील और आराम कुर्सी का डायग्राम बनाना बहुत आसान है। कैसे बना सकते हैं? सेम वैसा ही आप फिगर बना दीजिए, और बिल्कुल वैसा ही बॉक्स बना लीजिए और पर्वत बना लीजिए। इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको बर्फ नहीं दिखाना है, यहां पे सिर्फ एक ऐसा गड्ढा सा दिखाना है, और इस गड्ढे में ऐसे पानी भर देना है थोड़ा सा, और इसी को लिख देना है टॉर्न झील, टॉर्न झील। और एक डायग्राम जो आप आराम कुर्सी का बनाएंगे, वो बिल्कुल डायग्राम है, उसमें तो कुछ करना भी नहीं है, गड्ढा भी नहीं बनाना है। ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए कि आराम कुर्सी है, ज्यादा ज्यादा गहरा मत बनाइएगा, आराम कुर्सी थोड़ा आराम कुर्सी जैसा ही बनाना है। तो आप आराम कुर्सी इजीली बना सकते हैं इस तरह से कि ये मान लो ये आराम कुर्सी है भाई, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए आराम कुर्सी। और ना ज्यादा समय व्यर्थ मत करने लगिएगा कि इस पे एकदम फूल पत्ती बना रहे हैं, मिथिला आर्ट और मधुबनी पेंटिंग मंजूषा कला, यहाँ पे ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। मिथिला आर्ट, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा कला, किनारी बना रहे हैं, किनारा छोड़ना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें माल मत्ता भर रहे हैं, देवी देवता, राधा कृष्ण और कोहबर नहीं सजाना है। ठीक है, कोहबर सजाना मना है, सीधा लाइन खींचिए, और बहुत फालतू समय है तो इसको थोड़ा सा भर दीजिए। ये भरना इस बात को इशारा करता है कि ये ठोस चट्टान है, नहीं भरे तो ज्यादा सुंदर लगेगा, भर भर के घिनाने से ज्यादा अच्छा है
कि क्लीन एंड क्लियर रखिए। आप टॉर्न झील दिखाने आए हैं उसको, उसको आराम कुर्सी दिखाने आए हैं, ना कि आप उसको पूरा का पूरा मधुबनी पेंटिंग सिखाने आए हैं। ठीक है। अब मुकेश जी के मन में आ रहा है, देखिए सब भाई बहनों को मैं एक सलाह दूंगा, नो डाउट प्रश्न पूछते जाइए, प्रश्न पूछना बिल्कुल अलाउ है, सब लोग पूछेंगे, लेकिन इसको दिल से नहीं लगाएंगे इन सूचनाओं को जो ज्यादा गंभीर सूचनाएं हो या जो शोध के विषय हो। जैसे एक बहन ने पूछा कि नदी भी बनाती है और हिमनद भी क्यों नहीं बनाती, तो मैंने बताया वैसे ही सारे प्रश्न जरूर पूछते जाइएगा, लेकिन दिल से नहीं लगाना है उन सूचनाओं को। क्या यू सेव्ड वैली डायरेक्ट बनता है या पहले भी सेव्ड वैली बनी रहती है? वैली ग्लेशिएशन के बाद यू सेव्ड वैली में कन्वर्ट हो जाता है? उत्तर हां में भी है और उत्तर ना में भी है, और एक बड़ा प्यारा शब्द है दुनिया में, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। ये संयोग का विषय है कि पहाड़ी ढलान में पहले से कोई दरार था जिसको पानी ने वहां से बह के काटा था, या फिर पहाड़ के ऊपर बर्फ जमा, फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ ऊपर ही पिघला, अब पिघल के बर्फ पानी की तरह नीचे बहा तो पहाड़ को थोड़ा थोड़ा काटा, क्योंकि पानी जहां भी बहेगा अपने साथ वो वाश आउट करने की आदत होती है। तो पहाड़ के कंकड़ पत्थर बजरी को वाश आउट करके अनऑर्गेनाइज मटेरियल को अपने में घुला के लेके बह गया, तो एक छोटी सी घाटी बना गया, वो भी आकार की घाटी, जिसको आप कहते हो बैड चैनल, बैड टोपोग्राफी, एक बना गया छोटा छोटा, जैसे कि चंबल में बिहड़ बन जाता है, वैसे बिहड़ जैसा काट के निकल गया। फिर वह हिमपात हुआ तो उस दरार में हिम जम गया, लेकिन इस बार हिम ने जकड़ लिया दरार को। पहले वो भी आकार का दरार था और फिर हिम ने उसको चौड़ा कर करके यू आकार का कर दिया ग्लेशिएशन के थ्रू। ग्लेशिएशन एक प्रक्रिया है, हिमीकरण हिमानीकरण एक प्रक्रिया है, वो उससे जकड़ के चिपक के उसको कूदे कुरेद के उस पर दबाव बना के, प्रेशर भी तो होता है, हिम का वजन भी तो होता है, और उस वजन के साथ घसता है। जब आप कोई वजन के साथ किसी को आप घसेंगे तो एक गड्ढा क्रिएट कर ही देंगे, और जिस आकार का आप वजन देंगे उसी आकार का गड्ढा बनेगा। तो इस आधार पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो नदियां ने, धाराओं ने पहले जो छोटी वैली बनाई थी भी आकार की, यदि उसमें हिमनद गुजर गया तो यू में बदल जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा ही हो संभव तो नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हिमनद इंतजार करेगा कि वो भाई बनाने को भी सब वैली भाई हमको गुजरना है भाई, भाई जोर से भाई प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको प्रेशर नहीं है और ना ही उसको कोई जरूरी है। वो हिमनद निर्मित होने भर है, और हिमनद कहीं भी निर्मित हो सकती है पहाड़ी ढलानों पर। पहाड़ी ढलानों पर जहां खुरदरा ढलान है, उन खुरदरे ढलान पे यदि हिमपात बहुत होगा तो ठहरते ठहरते चिपकते चिपकते हिम चिपक ही जाएगा उस ढलान पे, और चिपक गया एक बार हिम, बन गया एक बार हिमनद। तो फिर जब हिमनद वहां से उतरेगी तो उतरते समय हिमनद तो जो अपना रास्ता तो खुद ही बना लेगी, जैसे नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, वैसे हिमनद भी ढलान के मुताबिक अपने उस सहयोग के मुताबिक जैसा मिलेगा उसको, यदि वो लंबवत उतर पाएगी तो लंबवत हिमनद बना देगी, यदि वो लंबवत नहीं बन पाई तो वो बिल्कुल चौड़ा क्षैतिज बना देगी, और क्षैतिज में वो सोपान बना के उतरेगी, हिम सोपान, और लंबवत हुई तो सर्क बना के उतरेगी। देखो उतरने का है, उसको पहाड़ी ढलान से नीचे आने का है। क्यों भाई? ढाल के कारण वो लटकती जा रही है, लटकती जा रही है, लटकती जा रही है, लटक के अल्टीमेटली उसको नीचे आना है। समझ रहे हैं ना? थोड़ा अंदर से फील कीजिए, थोड़ा खुद को हिमनद की तरह, तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है। आई आकार की कोई घाटी होती नहीं है, वो भी आकार की घाटी के समय ही, जब भी आकार की घाटी शुरुआत में उसका जो किनारा होता है, मैंने एक इमेज आपसे शेयर किया था, शायद आप भूल गई होंगी। भी आकार की घाटी बनने की एक प्रक्रिया शेयर की थी मैंने आपको। तो उसके जो शुरुआती दौर में, देखिए बच्चों वाला प्रश्न बिल्कुल ना करें, आई आकार की घाटी नहीं होती है। ठीक है।
बिल्कुल उसको डिलीट कर आई दिए यदि आकार वो फाइल। की केनियन के अधिक कट जाने से आई आकार की घाटी का निर्माण होता है। हे जैसे भी आकार भगवान, की ज्यादा कटी तो केनियन बना, फिर केनियन के कट जाने से भी आई आकार की हो जाती है वो। ज्यादा आकार की घाटी ना पढ़े, हम आपको कह रहे हैं। आप हर एक चरण पर अलग अलग आकार दिखता है। कभी कभी क्या होता है, रोटी में आसाराम जी बापू दिखते थे किसी किसी को, कभी कभी आकाश में बादल शिव जी की तरह दिखते हैं। मूलतः दो घाटी होती है। लिखने वाले किताब में कुछ भी लिख जाते हैं, ज्योग्राफर को ना अपना जो होता है थिंकर एकेडमिशियन, वो कुछ भी लिख जाते हैं, उस पर बिल्कुल मत भाव विह्वल होइएगा। आई आकार की घाटी और भी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी, घाटी यार घाटी, घाटी सिर्फ घाटी है बंद। आप बिल्कुल इसको तनाव ना लें। यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तब तो और भी तनाव ना लें, नहीं है तो आपको पूरा हक है, तब आप ले सकते हैं तनाव। दो ही घाटी होती है, हिमनद यू आकार बनाती है और नदी भी आकार बनाती है। जिसको तुम यू समझ आई समझ रहे हो, रियल में वो आई आकार की घाटी का निर्माण। देखो, घाटी का आकार अपर्दन के तकनीक पर निर्भर करता है। अपर्दन किधर हो रहा है, यदि तली कट रहा है और बॉटम नहीं कट रहा है, सोचो तली कट रहा है और बॉटम नहीं कट रहा है, तो वो धीरे 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 ऐसा हो जाएगा, ऐसी हो जाएगी ऐसी। तो यदि इधर वाला जो किनारा है इसकी चौड़ाई बहुत कम हो गई, एकदम बिल्कुल जीरो चौड़ाई हो गई, ऐसी हो गई, तो ये आई आकार की घाटी बन गई। कालांतर में ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन डैमेज होना शुरू होगा। हम तो बताए थे एक दिन भी आकार की घाटी कैसे बनती है। तो भी आकार की घाटी बनने के जो पहले चरण की जो अवस्था होती है, उस समय घाटी आकार में यूं जैसी दिखती है। तो कुछ लोग मान लेते हैं कि ये आई जैसी दिखती है, तो उसको मान लेते हैं कि आई आकार की घाटी है। लेकिन एक्चुअल में दो ही तरह की घाटी होती है। घाटी हम पढ़ाएंगे आपको, चैनल मॉर्फोलॉजी आपका सिलेबस का पार्ट है, वहां आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसको बिल्कुल आई आकार की घाटी का कचरा नहीं डालना है बिल्कुल दिमाग में। आई आकार की घाटी है ही नहीं, होती ही नहीं है। और कोई किताब लिख दिया है तो वो उसके अपने दिमागी उपज है, वो अपना रिसर्च आप पर थोपना चाहता है और कुछ नहीं, वो नया रिसर्च है। ठीक है। तो जो ऑथेंटिक बुक होगा उसमें यदि जिक्र किया होगा, सविंद्र सिंह का बुक हो या फिर डीआर खुल्लर का बुक हो, यदि वो कह रहा है आई आकार का घाटी, तो बस वो समझाना चाहता है कि कौन सा अपर्दन ज्यादा हो रहा है। दो तरह का इरोजन, हमने तीन तरह का इरोजन बताया था आपको बिगनिंग में। कौन कौन सा इरोजन बताया था आपको? आपको बताया था एक बॉटम इरोजन की बात की थी मैंने, और दूसरा क्या किया था, पार्श्व इरोजन, जिसको हम बॉटम इरोजन के अलावा एक और इरोजन बताया था आपको, लैटरल इरोजन की बात की थी, और एक हेड इरोजन। तीन तरह का इरोजन होता है, बॉटम इरोजन, हेड इरोजन और लैटरल इरोजन। यानी शीर्ष अपर्दन, पार्श्व अपर्दन और तलीय अपर्दन। इन तीनों अपर्दन के द्वारा ही घाटी के आकार तय होते हैं। ठीक है। इन तीनों अपर्दन के आकार आधार पर ही घाटी के आकार तय होते हैं। और घाटी दो ही तरह की होती है मूलतः, हिमनद द्वारा निर्मित होती है भी आकार यू आकार की घाटी, और नदी द्वारा निर्मित होती है भी आकार की घाटी। अब वो बच्ची आई आकार की घाटी जो पड़ी है, वो किसके द्वारा निर्मित होती है, वो आप थोड़ा सा पूछ लेता हूं मैं, किसके द्वारा निर्मित होती है आई आकार की घाटी? मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, नदियां इनमें से किस आकार की घाटी बनाती है? ऑप्शन दे दिया, यू आकार की, भी आकार की, आई आकार की। तो क्या आंसर होगा? ये भी ऑप्शन, आकार होना चाहिए सर। भी हाँ यहां आकार पे होना चाहिए। भी आकार। तो फिर आई आकार की घाटी कौन बनाती है? वो आई आकार की घाटी भी आकार की घाटी के ज्यादा अपर्दन से होती है, ये कभी कभी सविंदर सिंह के बुक में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं वही समझाना चाह रहा था। मूलतः आप याद रखिएगा, वो घाटी है क्या, तो भी आकार की है। जी। तकनीक तकनीक के आधार पर मैं बता रहा हूं। और यू आकार और भी आकार एक प्रमाणिक है कि हिमनद जी। है तो यू आकार होगा, और यदि नदी है तो भी आकार अल्टीमेटली होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा बहुत। और आकार जो है परिवर्तित होते रहता है घाटियों का। कैसे परिवर्तित होता है? अपर्दन की दर के आधार पर। यदि पार्श्व अपर्दन ज्यादा होगा तो वो पार्श्व अपर्दन ज्यादा होगा, बॉटम इरोजन ज्यादा, तलीय अपर्दन ज्यादा होगा, जिसको आप कहते हैं ना लैटरल, एक होता है लैटरल,
और एक जो होता है बॉटम, तो बॉटम इरोजन ज्यादा होगा तो भी शेप्ड वैली होगी, लैटरल इरोजन ज्यादा होगा तो यू शेप्ड वैली होगी। लेकिन इन तीनों में से एक बैलेंस बना रहेगा तो वैली संतुलित होती है। जैसे यू आकार की घाटी भले ही हम कहते हैं कि वो बनाती है कौन, अपना जो हिमनद है, लेकिन जब नदियां अपने मैदानी भाग में आती है, वृद्धावस्था में पहुंचती है, तो नदियों का आकार भी ऐसा हो जाता है, नदियों की घाटी का। तो ये भी तो एक तरीके से क्या है, यू है, लेकिन ये कैसा यू है, क्योंकि ज्यादा इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है, तो इसको हम यू नहीं मानते हैं, क्योंकि यू एक तरह से कॉपीराइट है किसका, हिमनद का। तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए ज्योग्राफर ने तय कर दिया है, भूगोलवेत्ताओं ने, कि भाई यू मतलब हिमनद और भी मतलब नदी। चलिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है अपने में। डायग्राम बहुत सारे हैं, 4-5 डायग्राम हमने सोचा था कि आपके साथ शेयर करें। आराम कुर्सी देख लिया आपने, टॉर्न झील देख लिया आपने, एक और देख लीजिए, टॉर्न झील के अलावा पीडमोंट झील भी होता है और एक पेटनास्टर झील भी होता है। जब हिमनद मैं आपको 2-3 डायग्राम और बता देता हूं। जब हिमनद सोपानी, किसी का कोई सवाल है क्या? जब हिमनद लंबवत ना होकर के क्षैतिज रूप से विकसित होता है, तो वह हिम सोपान का निर्माण करता है। क्षैतिज हिमनद हिम सोपान का निर्माण करता है, और कालांतर में जब बर्फ पिघल कर गुजर जाता है, तो हिम सोपानों की तली में वैसे ही झीलों का निर्माण होता है जैसा हिम गहुवर की तली में जिस तरह से बनता था टॉर्न झील, उसी तरीके से हिम सोपान के तली में, यानी हिम सोपान के पास जो झील बनता है, ऐसे झील को पेटानास्टर झील कहते हैं। पेटानास्टर झील कहते हैं। हिमनदीय क्षेत्रों में पेटानास्टर झील ज्यादातर देखने को मिलता है। और एक और दूसरा झील क्या है, ये हिम सोपान हो गया। ये क्या हो गया, हिम सोपान। तो हिम सोपान और पेटानास्टर झील को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, आप में से ही एक बच्चे का कहना था कि सर डायग्राम आप बना देते, एक बार मैं देख लेती तो हम भी बना पाते उसको। तो हम बिल्कुल सिंपल स्टाइल में आपको डायग्राम बना बना के बता रहे हैं, और डायग्राम पे ही खेल है। डायग्राम को देख के ही आपको लिखना है कि हिमनदीय क्षेत्रों में जब हिमनद लंबवत ना होकर अनुप्रस्थ होता है, तो वैसा अनुप्रस्थ हिमनद अपर्दन के बाद हिम सोपानों का निर्माण करता है। हिम सोपान देखने में सीढ़ी जैसा प्रतीत होता है, जैसे उत्तराखंड में जो स्वर्ग की सीढ़ियों के नाम से प्रचलित है, फेमस है, प्रसिद्ध है, वह वास्तव में हिम सोपान है। हिम सोपान है जो अनुप्रस्थ, जो ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ हिमनदों द्वारा अपर्दन के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित होते हैं, वो हिम सोपान कहलाते हैं। इन्हीं हिम सोपानों में यदि झील का निर्माण हो जाता है, हिमनदों के पिघल जाने पर यदि सोपान के आंतरिक भागों में झील निर्मित हो जाते हैं, तो उनको पेटानास्टर लेक कहते हैं। एक और झील बनता है जिसको पीडमोंट झील कहते हैं। तो पीडमोंट झील क्या है, तो पीडमोंट झील जो है, जब हिमनद जहां पर अंतिम भाग में, जहां हिमनद क्या होता है, खत्म होता है, हिमनद अपने मुहाने पर, हिमनद यदि अपने मुहाने पर, ये मान लो ठोस भाग है, और इस ठोस भाग से हिमनद नीचे की तरफ, यहां पे एक तो यहां, एक मिनट, एक तो यहां पे हिमनद वर्ग श्रुंड वाला पार्ट बनाया, और मान लो यहां पे हिमनद जो है सर्क बनाया, बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम सर्क बनाया। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, टाइम कम रहता है। सर्क बनाया, और सर्क के बाद यहां पर हिमनद खत्म हो गया। ठीक है, और जब हिमनद खत्म हो गया, यहां पे खत्म हो गया हिमनद आगे जाकर, तो यहां पर यदि कोई झील बनता है, एंड में यदि कोई झील निर्मित होता है यहां पर, तो इस जगह पर यदि कोई झील निर्मित होता है,
तो ऐसे झील के लिए टर्म यूज होता है पिडमोंट लेक, पिडमोंट लेक, पिडमोंट झील। तो कुल मिला के 3 झील हो गया। पिडमोंट झील कहां बनता है? गिरिपदीय हिमनद द्वारा तटीय भागों में बनता है, जहां हिमनद समाप्त हो रहा होता है, जहां लटकती घाटी समाप्त हो रही होती है, बन रही होती है, किनारे पर पिडमोंट झील बनता है। हिम सोपान पे पेटानास्टर झील बनता है। और हिम सोपान के अलावा एक पॉइंट हमने बताया था, जो आराम कुर्सी के पिघलने के बाद जो झील बनता है, जो आराम कुर्सी के कारण पिघलने के कारण जो झील बनता है, आराम कुर्सी के कारण, यहां पे यदि कोई झील बना, ठीक है, तो यहां वाला झील जो होता है, यहां आराम कुर्सी वाला जो झील होता है, ये झील होता है। प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए, यदि कुछ पूछना है तो पूछ डालिए। ये जो झील होता है टॉर्न झील होता है। तो यदि तुमको हिमनद की असलाकृति पूछा, तुमने टॉर्न झील बना दिया, टॉर्न झील बना दिया, पेटानास्टर झील बना दिया, पिडमोंट लेक बना दिया, हिम सोपान बना दिया, सार्क बना दिया, सर्क बना दिया, आराम कुर्सी बना दिए, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हॉर्न ग्रीस रंग, अरेत भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरेत बना सकते हो। तो ये सारे डायग्राम्स दिए हुए समुद्र सिंह में। और इसके अलावा सबसे अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सिर्फ बनता कैसे है और उसका डायग्राम। बनता कैसे है वो 2-3 लाइन ही सही हो, लेकिन डायग्राम होना बहुत जरूरी है। यदि डायग्राम नहीं दिया तो समझो कि आपको मार्क्स की बड़ी किल्लत रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। और किसी का कोई प्रश्न है? एक बच्चे का माइक ऑन है, उर्मिला चौहान जी, कुछ पूछना है बेटा? चलिए, कुछ नहीं पूछना है तो आप ये डायग्राम सब बना लेंगे। और आगे अभी भी और डायग्राम है। एक बच्चे ने नूनाटक पूछा था, नूनाटक भी बता दिया। नूनाटक क्या है? किसी पार्टिकुलर रीजन में, सपोज नूनाटक बताना चाह रहा हूं कि नूनाटक क्या है। नूनाटक का डायग्राम नहीं दिया है सविंद्र सिंह ने, लेकिन आप इसको समझ सकते हो क्या है, बता देता हूं। मान लीजिए कि एक पहाड़, एक पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, और ज्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है, ऐसा पर्वत है। और इस पर्वतीय क्षेत्र पर, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र पर बर्फ गिर रहा है, हिमपात हो रहा है कुछ देर के लिए। आप इमेजिन करिए कि इस पर हिमपात हो रहा है, यहां बर्फ जम गया, इस पर भी बर्फ जम गया, और यहां भी बर्फ जम गया। ये पूरा बर्फ बर्फ से जम गया पूरा, ठीक है, ये पूरा बर्फ से जम गया, पूरा एरिया कवर अप हो गया। लेकिन महादेव अभी तक दिख ही रहे हैं। कौन? बीच में जो ये महादेव हैं, ये महादेव दिख रहे हैं यहाँ पे, छोटा सा। अब बाकी पूरा कवर अप हो गया है बर्फ से। वो इतना नुकीला चोटी था, ऐसा नुकीला, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं, ऐसा नुकीला चोटी था वो, ठीक है, ये वाला पोर्शन, कि इस नुकीले चोटी पे टिका नहीं बर्फ, और ये अभी तक ऐसे ही बिना बर्फ से ढका हुआ। तो ये वाला पोर्शन जो कहलाएगा ना, इस तरह का जो पोर्शन कहलाता है, यही कहलाता है क्या आपका? ये नूनाटक कहलाता है। कालांतर में धीरे 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 बर्फ की क्वांटिटी मान लो बढ़ती गई, बर्फ की क्वांटिटी बढ़ती गई और इसको भी ढक लिया, तो नूनाटक खत्म हो जाता है, नूनाटक गायब हो जाता है। तो जब तक दिख रहा है तब तक नूनाटक जिंदा है, ठीक है। अभी जब तक दिख रहा है तब तक नूनाटक है। तो नूनाटक एक तरीके से द्वीप की तरह दिखता है। नूनाटक पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के कारण निर्मित एक द्वीप जैसी संरचना है, जिसको आप हिमद्वीप कह सकते हो, हिमद्वीप कह सकते हो नूनाटक को। और नूनाटक का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हो, लेकिन वहां हिमपात होता हो। तो हिमपात के कारण जब चारों तरफ बर्फ से ढक जाता है और उसके बीच में कोई ऐसा चोटी या ऐसा भूभाग हो, ऊंचा भाग, जो बर्फ से ढका ना हो, तो इसके लिए शब्द यूज होता है नूनाटक। नूनाटक के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2-3 चीजें, जो एक तो क्रैग और टेल। क्रैग और टेल का बड़ा टेक्निकल इंफॉर्मेशन है कि हिमनद जब गुजरता है, हिमनद जब गुजरता है किसी पहाड़ी ढलान से, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं 3 डायग्राम और बना देता हूं आपको, 1 2 3। सोनी माइक ऑन है बेटा। सॉरी भैया।
कोई बात नहीं। 3 डायग्राम पे और काम कर लेते हैं। पहला डायग्राम है हमारा कि रासमुटानो जिसको बोलते हो आप, रासमुटानो। रासमुटानो का मतलब होता है भेड़ के पीठ के जैसा चिकना टीला, भेड़ पीठ सिला या भेड़ पीठ का जैसा दिखने वाला जो स्टोन है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होता है रासमुटानो। रासमुटानो इट मींस लैम्ब बैक लाइक स्टोन, लैम्ब बैक लाइक स्टोन कह सकते हैं आप। ये जो बनता है भेड़ पीठ शिला भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये भेड़ के पीठ के जैसा दिखने में बड़ा सॉफ्ट सा होता है। इसको रासमुटानो, ROCHE, ROCHE, मोटानो, MOUTONNEE, बड़ा टेक्निकल स्पेलिंग है। तो रास मुटानो नाम है, MOUTONNEE, रासमुटानो। तो भेड़ पीठ सील बनाना है यदि, तो सिंपल सा एकदम तरीका है बिल्कुल। भेड़ का पीठ कैसा होता है जरा बताना। ऐसे करके ऐसे गया और ऐसे करके बना दो, हो गया, ये भेड़ का पीठ है। और कैसा, तो ये हो गया भेड़ का पीठ। भेड़ पीठ सिला, भीड़ लिख दिया मैंने। कैसे बना रासमुटानो? जब हिमनदीय क्षेत्रों में हिम नद किसी कठोर चट्टान के ऊपर से गुजर जाता है, कठोर चट्टान के ऊपर से गुजरता है, तो उस कठोर चट्टान को रेगमार करके यानी अपर्दित करके, रेगमार करके यानी वही जो अपघर्षण की प्रक्रिया के द्वारा उस कठोर चट्टान को चिकना करके निकल जाता है। ठीक है, तो जब ये अपर्दन करके निकल जाती है चट्टाने आगे की तरफ, हिमनद निकल जाता है, तो जो नीचे की चट्टाने होती हैं वो बहुत मुलायम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, और थोड़ा उभरी हुई यदि वो रही तो वो भेड़ के मुलायम पीठ जैसा दिखती हैं। तो ऐसी चट्टाने जिस पर से हिमनद गुजरी हो और हिमनद के गुजरने के कारण वो इतनी चिकनी हो गई हो, कठोर चट्टाने, कि भेड़ के पीठ के आकार की जैसी दिखती हो, तो उसके लिए टर्म आता है रासमुटाने। कनाडा, USA, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा संख्या में रासमुटानो देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पे ये जो निचला परत है, ये रासमुटानो। रासमुटानो तब दिखता है जब ये हिमनद जब पिघल जाते हैं, जब हिमनद पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, तो जो वो चट्टाने, मुलायम चट्टाने दिखती हैं, यहां से हिमनद गुजरी है भाई साहब, तो हिमनद तो गुजर गई, हिमनद तो गुजर गई यहां से, और हिमनद के गुजरने के बाद जो मुलायम चट्टाने बच गई वो क्या है, अपर्दन के कारण निर्मित एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है रासमुटानो। स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में, कनाडा में, USA में बहुत ज्यादा संख्या में हमें रासमुटानो दिखता है। ये बड़ी ही मुलायम सी चट्टाने होती हैं। हिमयुग के दौरान भी बहुत सारी रासमुटानो बनी है। रासमुटानो का मतलब हो गया भेड़ के पीठ जैसी दिखने वाली शिला। एक आता है क्रैग एंड टेल, जिसको आप श्रृंग पुच्छ कहते हो, श्रृंग और पुच्छ। तो जो श्रृंग और पुच्छ इंग्लिश में है, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में इसको क्रैग एंड टेल कहते हैं, क्रैग एंड टेल। ये भी सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या फर्क है, इसमें थोड़ा ना चट्टानों की विविधता होती है। क्या होती है चट्टानों की विविधता? जब जिस मार्ग से गुजर रही हो, कौन गुजर रही हो, जिस मार्ग से हिमनद गुजर रही हो, उस मार्ग में यदि चट्टानों की वैरायटी होती है, मतलब कुछ चट्टानें बड़ी मजबूत कठोर होती हैं और उन कठोर चट्टानों के नीचे मुलायम चट्टानें और अन्य दूसरे प्रकार की चट्टानें होती हैं, और जो ज्यादा कठोर चट्टानें होती हैं, एक ज्यादा कठोर चट्टानें हैं, फिर मुलायम चट्टानें हैं, और फिर थोड़ा सा कम मुलायम। तो जब हिमनद के मार्ग में, हिमनद के रास्ते में ऐसी चट्टानें आ रही हो
जो अलग अलग संरचना वाली हो, अलग अलग संरचना वाली चट्टानें आ रही हो, जो कुछ बहुत ज्यादा कठोर हो, जो मुलायम हो, ठीक है, मुलायम हो। तो जब इसके ऊपर से हिमनद गुजरता है, हिमनद जब इसके ऊपर से प्रवाहित होता है, हिमनद, ये हिमनद है, और हिमनद इसके ऊपर से इधर से प्रवाहित किया, तो जो मुलायम चट्टान था, ये मुलायम चट्टान था, इस मुलायम चट्टान को तो दबा दिया और खरोंच लिया हिमनद ने अपने दांतों से, वही ग्रेवल पेबल से। इन मुलायम चट्टानों को तो हिमनद ने काट लिया, लेकिन कठोर चट्टानों ने हिमनद का रास्ता रोक लिया। पीछे से हिमनद पर दबाव आ रहा था, तो हिमनद क्या किया, ज्यादा क्वांटिटी में होकर हिमनद इसके ऊपर चढ़ गया। नहीं होता, पीछे से दबाव आ रहा है तो बढ़ते बढ़ते यहां हिमनद की क्वांटिटी इसके ऊपर चढ़ गई, फिर इसको चिकना बनाते हुए आगे फिर मुलायम चट्टान जब मिली, तो फिर उसको काटते हुए हिमनद गुजर गई। तो जब हिमनद गुजर जाती है, तो हिमनद के उसके ऊपर से गुजरने के बाद जो कठोर चट्टाने हैं, वो कठोर चट्टाने बिल्कुल अपर्दन के बाद वैसी ही दिखती हैं। अपर्दन के बाद ये कठोर चट्टाने बिल्कुल ऐसे कटी फटी पूंछ की तरह दिखती हैं, तो ये क्रेग हो गया, ठीक है, श्रिंग, सींग जैसा, सींग जैसा निकला हुआ दिखता है, ये श्रिंग हो गया, श्रिंग। और लास्ट में जो उसका ये पार्ट दिखता है, ये पूंछ हो गया, श्रिंग और पूंछ, ठीक है। श्रिंग, श्रिंग ये वाला पार्ट हुआ, इधर वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या हो गया, श्रिंग वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, पूंछ वाला पार्ट। श्रिंग इधर वाला पार्ट, जो खुरदरा पार्ट निकला हुआ पार्ट था, वो श्रिंग हो गया, और जो पीछे का पार्ट था, ये पूंछ हो गया, जिधर से वो गुजरा। तो ये इस तरह से इसका निर्माण होता है, श्रिंग और पूंछ का। एक और डिजाइन है जिसको आप हॉर्न या गिरी श्रिंग कहते हैं। गिरी श्रिंग या हॉर्न का क्या कॉन्सेप्ट है, गिरी श्रिंग, श्रिंग माना चोटी होता है, गिरी श्रिंग का दूसरा इंग्लिश नाम है हॉर्न, HORN, हॉर्न। इसकी क्या कहानी है, हॉर्न की कहानी है कि ये तब बनता है जब मान लो कोई ऐसा पर्वतीय ढलान है, ऐसा पर्वतीय ढलान था, और इस पे इस तरफ भी सर्क का निर्माण हो गया, और इस तरफ भी सर्क का निर्माण हो गया, और ये हिस्सा अपर्दित हो गया, मुलायम चट्टानों वाला था, और उत्पाटन और अपघर्षण, प्लकिंग के मदद से और एब्रेजन की मदद से हिमनद द्वारा अपर्दित हो गया क्षेत्र, हिमनद द्वारा अपर्दित क्षेत्र है ये, हिमनद द्वारा अपर्दित क्षेत्र। जब किसी पर्वतीय ढलानों पर दोनों तरफ, जब किसी पर्वत के दोनों तरफ सर्क का निर्माण होता है, जब किसी पर्वत के दोनों तरफ सर्क का निर्माण होता है, तो सर्क के निर्मित होने से हिमनद उसके दोनों ओर के ढलान को गहरा कर देता है, और कठोर चट्टान जिसको वो नहीं काट पाया, वो नोकीले भाले की तरह ज्यों का त्यों खड़ा रह जाता है, और बाकी का जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये इरोड हो जाता है, ये अपर्दित हो जाता है, और अपर्दित होकर निकल जाता है, कालांतर में बह जाता है, या फिर गायब हो जाता है, अपर्दित हो जाता है। तो रेस्ट पार्ट जो बच जाता है, इसी को हॉर्न कहते हैं, या सींग कहते हैं, या गिरी श्रिंग कहते हैं। तो गिरी श्रिंगों का निर्माण दो तरफे सर्क के निर्माण का परिणाम है। क्लियर, नहीं समझ में आया आपको? आज जानबूझ के मैं आपके साथ साथ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको ये एक मैसेज जाए कि हमें भी मैनुअल डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, ना कि HD में गूगल इमेज देख के काम चलाना है। गूगल इमेज देखने से संतुष्टि बड़ी आती है, आंखों को बड़ा सुकून मिलता है, ठंडक मिलता है, हा, ओरिजिनल देख लिए, क्या मजा आया।
लेकिन उससे ये फायदा बिल्कुल नहीं होता कि एग्जाम हॉल में जो मजा आना चाहिए वो मजा नहीं आएगा। तो आपको मार्क्स अच्छे आए इसके लिए मैनुअल मैपिंग पे थोड़ा फोकस करिए। हर एक बच्चे को ये सलाह दे रहा हूं, मैनुअल मैपिंग पे फोकस कीजिएगा। अब हमारी क्लास है दूसरी हिस्ट्री की, और हमने जानबूझ के आज पूरा फोकस डायग्राम पे किया क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम कल मिलते हैं। आज डायग्राम की शिकायत दूर करने के लिए हम लगातार इतने सारे डायग्राम पे फोकस किए। आपसे उम्मीद है कि आप हिमनत द्वारा अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में अपने मैपिंग के साथ अपने कमेंट आंसर लिखकर मुझे भेजेंगे। ठीक है, अब आप गुस्से से त्यागी जी बोल रहे हैं पहला वाला तो अभी तक दिए नहीं। ठीक है भाई, टीचर का थोड़ा सा मजबूरी होता है तो समझा कीजिए, दे देंगे आपको। और ना सुबह जो है 10 बजे के पहले आप मुझे कॉल करके अपने आंसर्स के बारे में पूछ सकते हैं 10 बजे तक। 11 बजे से बैच होता है ना, तो 10 बजे जग जाता हूं मैं, 9-10 बजे तक जगता और पहले हूं, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक अरेत बता दीजिए, आज थोड़ा समय का अभाव है, अब हम कल बता पाएंगे आपको। 7 बजे से मेरा बैच है, 7:10 हो गया। जैसे आपको विलंब होने पे दुख होता है तो दूसरों को भी दुख हो रहा होगा, इसलिए मैं आज क्षमा चाहूंगा। कल हम आपको कास्ट टोपोग्राफी शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको अरेत, ड्रमलिन और जो आगे हमने एस्कर था वो दिखला के ही शुरू करेंगे कल 7 बजे। सॉरी, कल क्लास आपकी 6 बजे है। तब तक के लिए धन्यवाद।